सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जल्दी से उनसे आपका तारुफ करवा देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक, कांग्रेस समर्थक तहसीन पूनावाला, अर्थशास्त्री और बहुत आसान शब्दों में देश की ये आर्थिक जो मोड़ पर हम इस वक्त खड़े हुए हैं, ये संकट है कि नहीं है, उसे समझाएंगे शरद कोहली साहब। हमारे साथ मिताली निकोरे भी जुड़ चुकी हैं जो कि अर्थशास्त्री हैं, और रजत सेठी भी जुड़ चुके हैं जो कि अर्थशास्त्री है। तो हाँ, राजनीति तो होगी और इसीलिए दो मेहमान हमने बुला दिए हैं, लेकिन आप इस पैनल को देखकर समझ लीजिए, मोटा मोटी हमें बात करनी है कि ये अर्थशास्त्री हमें क्या बताते हैं, क्योंकि इनका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। इनका जो है लक्ष्मी जी से लेना देना है, चाहे वो भारत की हो कि वो पर्सनल हो। तो मैं शुरू कर रही हूँ डिबेट, शुरू कर रही हूँ गूंज। तहसीन, शुरुआत आपसे। हाँ, आप बताइए। मेरा भी वही, एक मिनट, मेरा भी लक्ष्मी जी से बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। प्लीज आप मुझे ऐसे मत कीजिए। सबको लक्ष्मी जी अपनी जिंदगी में चाहिए, नो इफ और बट, किसी भी पार्टी से हो। ये बात को हम पहला इस बात पे अग्री कर दिया। पूछिए आप। मतलब आप, अरे किसी ने मना किया कि आपका लक्ष्मी से किसी तरह का कोई नाता नहीं है? नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। आप ही के शो पे मेरे भाई मेरे वॉचेस एक्सपोज करता है। हाँ, तो बस वायरल होता है। तो अब हर कोई आपकी तरह किस्मत वाला नहीं होता है ना सर, कि इतनी महंगी महंगी वॉचेस लेकर। मेहनत बहुत करता हूँ, किस्मत नहीं। आपको तो फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, मेहनत कीजिए आप, आपको तो पेट्रोल डीजल के दाम का फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम जैसे गरीब जो हैं, रजत जी हैं, वो मिताली जी हैं, शरद जी हैं, हम गरीबों को फर्क पड़ेगा। तो इसीलिए आज ये डिबेट होना जरूरी है, और वो इसलिए भी जरूरी है कि संकट के मौके पर सर राजनीति से इंपॉर्टेंट है कि हम सब साथ काम कैसे कर सकते हैं। आप और आपकी प्यारी कांग्रेस तो ये कह रही हैं कि डब्बा गोल हो गया है, हम तो पहले ही कह रहे थे इकोनॉमी इज डेड, और आज ये हो रहा है। भैया, कोई जानबूझ के तो नहीं कर रहा ना, ये तो पूरी दुनिया में हो रहा है। जी रूबिका जी, ये बात आपकी इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि ग्लोबल क्राइसिस है, लेकिन भारत की इकॉनमी पे स्ट्रेस ज़्यादा है और इसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है निर्मला सीतारमण जी की मिनिस्ट्री, जिसके कुछ डिसीजंस की वजह से सबसे ज़्यादा फॉरेन कैपिटल भारत छोड़कर बाहर गया है। मैं उन डिसीजंस में जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन भारत में इसलिए वर्तमान में निवेश नहीं हो रहा बिकॉज टैक्स टेररिज्म, जीएसटी एक्सटॉर्शन, और वो जो रिटर्न्स मिलते हैं रिस्क के साथ और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के साथ, वो रिटर्न्स में इट इज़ नॉट एडवाइजेबल फॉर फॉरेनर्स टू इन्वेस्ट इन भारत, इसलिए सबसे ज्यादा कैपिटल भारत छोड़ते गया। इसकी जिम्मेदारी फाइनेंस मिनिस्ट्री पे जाती है। लगातार मैंने आपके शो पे बोला। दूसरी बात, हमने अच्छा, बट आप मुझे बोलने दीजिए पॉइंट्स। I'll give you that मौका। मैं से देखिए, ये जो गणित है ना, ये वैसे भी मेरे दर्शकों को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं होता है, बहुत आंकड़े होते हैं, इसीलिए मैं चाहती हूँ इसे आसान करके रखा जाए। आप ये कह रहे हैं इन्वेस्टर्स भाग गए हैं, देश में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, इसीलिए हम इस तरीके की परेशानी में पड़ गए हैं। शरद कोहली साहब, फर्स्ट आंसर इन 30 सेकंड। एक सेकंड मैं क्लैरिफाई कर दूं, क्योंकि सिंपल शब्द में मैं ये कह रहा हूं कि निर्मला सीतारमण जी की मिनिस्ट्री के पॉलिसीज की वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाहर गया है, जिसकी जरूरत नहीं थी अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे वो इन्वेस्टर्स को धोखा नहीं देते। रॉन्ग पॉलिसी, और इसके लिए रुपया और ज्यादा डेप्रिशिएट। ऑलराइट, नाउ शरद प्लीज आंसर, आसान शब्दों में समझाइए, ये जो तहसीन कह रहे हैं ये सच है कि झूठ? नमस्कार रूबिका, आपको पैनलिस्ट को, न्यूज़ 18 इंडिया के व्यूअर्स को। देखिए, कैपिटल गया है, इसमें इसके पीछे तहसीन को रीज़न जानना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट किया है। और ये जो पैसा FIIs जिसको हम कहते हैं, विदेशी संस्थागत निवेशक, इन्होंने जो पैसा भारतीय शेयर मार्केट में लगाया था, ये मुनाफा बुक करके गए हैं, प्रॉफिट कमा के गए हैं और खुश होके गए हैं। और ये एक साइकिल है रूबिका, पैसा यहाँ निवेश होता रहता है, पैसा जाता रहता है। वो यहाँ पर पैसा मुनाफा कमाने के लिए आए हैं, वो यहाँ पर नहीं। बट शरद जी, मुझे एक चीज बताइए, बार बार विपक्ष यही कहता है कि इन्वेस्टर्स भाग गए, हालात अच्छे नहीं थे इसलिए भाग गए। मैं जानना चाहती हूँ कि अगर यहाँ मुनाफा हो रहा था तो ये भाई, मुझे जहां पर प्रॉफिट हो रहा है, पैसा मिल रहा है, मैं वहां से क्यों जाऊंगी? शरद जी, आप उस जगह से क्यों जाना चाहेंगे? मैं देखिए आपने मान लीजिए रूबिका 100 रुपए कहीं इन्वेस्ट किए, हाँ, और आपको 150 रुपए आपके बन गए हैं, तो प्रॉफिट बुक करने का अधिकार तो आपको है ना। आपने निवेश किया था तो प्रॉफिट कमाने के लिए किया था। और ये एक रूबिका निरंतर साइकिल है, पैसा आता रहता है, प्रॉफिट बुक होता रहता है, पैसा जाता रहता है। तो ये कहना कि यहां से पैसा इसलिए चला गया कि यहाँ की नीतियां बल्कि नीतियां अच्छी थी तभी उन्होंने मुनाफा कमाया।
खराब नीतियों में मुनाफा नहीं कमाया जा सकता। ये मैं तहसीन भाई को क्लैरिफाई कर, जितने भी एफआईआई ने पैसा निकाला है तहसीन भाई, सबने पैसा मुनाफा करके निकाला है। ये आपके सवाल का सीधा सीधा जवाब है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पूरी दुनिया में। मिताली और रजत सेठी 40-40 सेकंड में, पहले इस पॉइंट पर हम बात करेंगे जो तहसीन ने कही कि इस देश की अर्थव्यवस्था या संकट इसीलिए गहरा है, एंड देन आई विल कम टू यू डॉक्टर अजय आलोक। प्लीज मुझे कुछ मिनट दीजिएगा। मिताली, मैं आपसे शुरू कर रही हूँ। आपने सुना ना पॉइंट क्या रखा है तहसीन ने, इसका जवाब दीजिए। तहसीन सच कह रहे हैं, तहसीन झूठ कह रहे हैं, या फिर ग्रे एरिया है जिसे हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं? आई थिंक रूबिका, मैं ये कहूंगी कि यहाँ पे बहुत सारे कंसिडरेशंस हैं, थोड़ा सा ग्रे एरिया है, लेकिन बेसिक पॉइंट ये है कि आज जो ग्लोबल इकोनॉमी की हालत है उसमें अगर आप किसी भी तरह के इन्वेस्टर हैं, चाहे आप डेट इन्वेस्टर हैं, एफडीआई ला रहे हैं, या आप एफआईआई हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, आपको जल्दी से प्रॉफिट बना के जाना है, आप तभी प्रॉफिट बना सकते हैं जब आपकी मार्केट में डिमांड हो। और जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऐसा एक सिनारियो पूरे दुनिया में क्रिएट कर लिया, 2 अप्रैल 2025 में उन्होंने इलीगल टैरिफ्स लगाए, उसकी वजह से एक डिमांड का रिडक्शन हुआ। फिर उसके बाद आज हम देख रहे हैं कि वॉर का सिनारियो चल रहा है, तो उसमें डिमांड तो कम होगा ही पूरी दुनिया में, चाहे आप इंडिया में निवेश करें या किसी भी इमर्जिंग इकोनॉमी में। हमें ये देखना चाहिए कि अगर हमारे यहाँ से कैपिटल गया है, क्या वो बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में ज्यादा था या कम था। और इतना हम देख सकते हैं कि बहुत सारी इमर्जिंग इकोनॉमीज ऐसी थी, ईस्ट एशिया में भी थी, वेस्ट एशिया में भी थी, लैटिन अमेरिका में, अफ्रीका में, जहां हमारे से बहुत ज्यादा जो निवेश था वो वहां से बाहर निकला। ओके, अब मिताली एक लाइन में मुझे जवाब दीजिएगा। ये जो कह रहे हैं तहसीन के निर्मला सीतारमण, उनकी मिनिस्ट्री के कुछ गलत पॉलिसीज और डिसीजंस की वजह से, मुनाफाखोरी की वजह से, रेड टेपिज्म की वजह से इन्वेस्टर्स हमारे यहां से भाग गए। नहीं, इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि आप प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम देखिए, पीएलआई स्कीम के हिसाब से ऑलरेडी इंडिया में 1 या 1.5 लाख करोड़ का निवेश एकदम आया था जब पीएलआई स्कीम लॉन्च हुई थी। हम देख रहे हैं कि इंडिया आज एक सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है मोबाइल फोन्स का। इलेक्ट्रॉनिक्स के नए निवेश इंडिया में आ रहे हैं, सेमीकंडक्टर के नए निवेश इंडिया में आ रहे हैं। तो ये क्यों होता? ओके, ऑल राइट। अब रजत, क्विकली आपका पॉइंट आसान शब्दों में। बार बार विपक्ष ये कह रहा है मोदी की नीतियां, निर्मला सीतारमण की नीतियां, इस सरकार की नीतियों की वजह से आज हम इस स्थिति में हैं। देखिए रूबिका जी, विपक्ष का तो स्वधर्म है, वो तो सरकार को ही कटघरे में रखेगा, तो उसमें कोई नई बात नहीं है। एक बात तो माननी पड़ेगी कि जो जिस तरह से पूंजी जो है, विश्व भर से पूंजी कॉन्सेंट्रेट होकर अमेरिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो सुपर साइकिल चली है, उसके पीछे शॉर्ट टर्म गेन्स को निकालने के लिए लग गई है। और वो कैपिटल जरूर इम्पेशेंट होती है, और जब क्राइसिस का समय होता है तो वापस से जो मूल जगह है जहां से कैपिटल आती है वहां पे वापस जाती है। इसमें जो फ्लाइट ऑफ कैपिटल होती है, इसमें कोई बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट की अगर आप बात करें तो भारत के पास $700 बिलियन का हमेशा से एक एक्सटर्नल रिजर्व रहा है, वो आज भी उतना ही है। समस्या ये आती है कि अगर भारत सरकार चाहे, किसी भी ऐसे दशक में कहीं ऐसा नहीं हुआ होगा कि इतने बड़े बड़े एक्सटर्नल शॉक्स, कोविड आया, फिर रशिया का लड़ाई हुई, फिर यूक्रेन की लड़ाई हुई, ईरान की लड़ाई हुई, और फिर एनर्जी क्राइसिस आया। इतने सारे शॉक्स को संभाल पाना किसी भी सरकार के लिए आसान काम नहीं है। हम लोग देख रहे हैं, हमसे कई दिनों पहले ही पाकिस्तान ने 5 दिनों की जगह 4 दिनों का वर्क वीक करना शुरू कर दिया। चारों तरफ हमारे आसपास के जितने भी इलाके हैं वहां पे हर जगह आप देखिए दाम तेल के बढ़े हैं, 50% बढ़े हैं। पाकिस्तान और ये सब देश तो ऐसे हैं जो कि उत्पादक देशों के साथ में इनकी अलग से रिलेशनशिप है। ईरान के साथ तो वो संधि ही करवा रहा है, अमेरिका के साथ इंटरवीन कर रहा है पूरी चीज में, उसके बावजूद भी वहां पे तेल के दाम बढ़े हैं। तो मैं मानता हूं, देखिए राजनीति करनी नहीं चाहिए, और रिफॉर्म्स, अगर आप ये बोले कि भारत सरकार ने सब रिफॉर्म कर दिए, सब कुछ अच्छा है, तो ऐसा भी नहीं है। भारत सरकार को भी कई सारे रिफॉर्म्स अनवरत रूप से करने होंगे। और जब भी क्राइसिस आता है जी, बस मुझे ये बात जाननी जरूरी थी। अब एक बार मैं डॉक्टर अजय आलोक का रुख कर लेती हूँ, और उसके बाद तहसीन, यू मेक योर पॉइंट। आज सारी बातें क्लियर कर लेते हैं ना ये भाई, ये जो सवाल हैं वो कब तक इधर उधर घूमते रहेंगे, आज सामने रख देते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम। डॉक्टर अजय आलोक, सुन लिया ना आपने तहसीन को, वो कह रहे हैं आप लोगों को कांग्रेस को सत्ता दे देनी चाहिए थी, तो मेरा भारत अब सोने की चिड़िया हो चुका होता।
आप लोगों की बस की ना है? तहसीन मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन मुझे लगता है कभी कभी वो इस ढंग की बातें बोलते हैं कि खुद उनको कांग्रेस वाले गाली देने लगते हैं, जैसे कल से चल रहा है, इनको ट्रोल किया जा रहा है नॉर्वे वाले इंसिडेंट्स को लेके एक पत्रकार की टिप्पणी पर प्रधानमंत्री को। तहसीन ने प्रधानमंत्री का बचाव किया, कहा कि बिल्कुल नहीं, हमारा फ्री प्रेस इंडेक्स है और हमें कॉन्गो और ये सब लोग नहीं सिखाएंगे। एक भारतीय में बहुत तारीफ करता हूँ तहसीन की, लेकिन कांग्रेसी इनके पीछे पड़ गए उसके चक्कर में। आज देखिए, इन्होंने बहुत स्मार्टली इन्होंने निर्मला सीतारमण पर आक्षेप किया। अब ये बताइए कि इस देश की फाइनेंशियल पॉलिसी क्या फाइनेंस मिनिस्टर बनाते हैं बिना प्राइम मिनिस्टर के अप्रूवल के? तो ही इज इनडायरेक्टली अगेन कोटिंग एंड अटैकिंग प्राइम मिनिस्टर, जो कि इनका परम पूज्य धर्म है, जो कि इनको करना भी चाहिए। लेकिन इसी फाइनेंस मिनिस्टर की नीति, इसी प्रधानमंत्री चाय वाले की इकोनॉमिक नीति के कारण हमने पिछले महीने अपना गोल्ड बॉन्ड, जिसकी आप जिक्र कर रही थी अपने ओपनिंग में, हमने ख़त्म कर दिया। आज बिल्कुल सही बात है कि हम फिर से गोल्ड बॉन्ड इशू कर सकते हैं, लेकिन हम क्यों करें? रेजिलियंट इकोनॉमी है हमारी। ये कोई देख के बैठ रहा है कि अगले 10 दिन में क्या हो जाएगा? मान लिया युद्ध खत्म हो गया, हॉर्मुज़ सब नॉर्मल हो गया, नॉर्मलसी आने में 3 महीने लगी, 3 महीने का भार क्या हम सह नहीं सकते हैं? इतनी रेजिलियंट इकोनॉमी हमारी नहीं है। पूरा विश्व कह रहा है, तभी नॉर्वे से लेके, स्वीडन से लेके, फिनलैंड से लेके, नीदरलैंड से लेके एक लोग भारत में इन्वेस्टमेंट के लिए ऑलरेडी डील कर चुके हैं। नहीं, पर वो तो कह रहे फिर हैं से प्रधानमंत्री 5 देश के लिए गए। आप लोगों ने भगा दिया इन्वेस्टर्स को। देखिए, शेयर मार्केट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। हिंदुस्तान की मात्र 13% पॉपुलेशन शेयर मार्केट में ट्रेड करती है। 87% को शेयर मार्केट का एस भी नहीं पता है। तहसीन को इसलिए पता है, राहुल गांधी जी को इसलिए पता है क्योंकि वो लोग शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड से बहुत कमाते हैं। आम जनता को नहीं पता है। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या जो आप बोल रही हैं, जो कि सही में भारत को, जनता को कंसर्न करता है, सरकार को कंसर्न करता है, कि तेल के दाम बढ़ने से चाहे भले 3 रुपये 90 पैसे बढ़े, हो सकता है आने वाले 10 दिन में 1-2 रुपये और बढ़े, इससे हमारी आम ज़रूरत की चीज़ें महंगी होगी, जिससे आम जनता को दिक्कत होगा। इससे फौरी राहत के उपाय क्या हो सकते हैं? आपके शो में मुख्य चिंता, रूबिका जी, आपकी भी यही है, एक सरकार की तरफ से मेरी भी यही है, लेकिन अपोजिशन की सिर्फ चिंता यह है कि मोदी सरकार को नीचे कैसे गिराओ। सोचिए, एक LOP, लीडर ऑपोजिशन के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ये कह रहा है, बयान दे रहा है रायबरेली में, कि ये सारा चीज़ हुआ इसलिए क्योंकि अडानी को बचाना था। मतलब गल्फ वॉर इसलिए हुआ क्योंकि अडानी को बचाना था। भारत की तेल सप्लाई इसलिए हुई कि अडानी को बचाना था। अब भारत इतना इन्फ्लुएंशियल हो गया, नरेंद्र मोदी इतने इन्फ्लुएंशियल हो गए कि यूएस के कोर्ट्स को इन्फ्लुएंस कर लिया, केस विड्रॉ कर लिया। एक बेसलेस स्टूपिड कह रहे कि देशवासियों को रहे हैं कि प्लेन पे मत चढ़ो, खुद पूरे दुनिया का चक्कर लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री टूरिज्म करने गए हैं, मसाज करवाने गए हैं, मेडिटेशन करने गए हैं। एक मिनट जो व्यक्ति रात में भी प्लेन में सो के अपना समय बचाता हो, होटल नहीं लेता हो, प्रधानमंत्री के होटल का बिल का एक्सपेंस पिछले 12 साल में, पहले के 12 साल के प्रधानमंत्री से निकाल लीजिएगा तो 70% होटल बिल एक्सपेंस कम है। मतलब व्यक्ति को समझ में नहीं आता है। ऐसा निकृष्ट विपक्ष है जिससे हम उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं कि हमें कुछ सुझाव दे। नहीं तो आप क्या चाह रहे हैं? सुझाव के रूप में हम देखते हैं तो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री। अच्छा, आप 3 रुपए 87 पैसा पेट्रोल की दाम बढ़ाए और तहसीन पूनावाला, राहुल गांधी, ये सब आके आपकी आरती उतारे। भाई वो तो भाई विपक्ष में है, काम तो यही करेंगे नहीं, ना, कि क्यों बढ़ाए आपने? क्या करे विपक्ष, बताइए फिर। मैं कह रहा हूँ, अरे भाई क्रिटिसिज्म कीजिए, लेकिन ढंग की तो बात कीजिए ताकि लोग समझे कि आपके पास दिमाग है। क्या आप दिमाग लगा के क्रिटिसिज्म कर रहे हैं? अगर आज के टाइम में ये कहते कि ठीक है, जनता को राहत देने के लिए राहुल गांधी ये कहते कि हम 4 राज्यों में सरकार में हैं, हाँ। हम जीएसटी में आने को तैयार हैं, दरें कम करें। भारतीय जनता पार्टी 21 राज्यों में है, लाए हम तुरंत जीएसटी काउंसिल में कम करते हैं। ले हो गया ढाक के 3 पात, उल्टा बढ़ा दिए कर्नाटका तेलंगाना में वैट। अजय जी, मुझे याद है इंटरनेशनल मार्केट में जब मनमोहन सिंह के टाइम पर दाम बढ़े थे, बाकी सारे गेस्ट को भी प्लीज दिखाइए, तब क्या हुआ था? तब आप लोग साइकिल पर निकल आए थे, मतलब समाजवादी पार्टी की साइकिल पर नहीं, आप लोग ने पूरे देश में प्रदर्शन किया था। प्रॉब्लम ये है ना, कांग्रेस वो भी करने से कतरा रही है। तहसीन पूनावाला वो भी नहीं करेंगे, और अगर कर भी देंगे तो वो BMW साइकिल पर निकलेंगे बाहर। तहसीन तो, भाई दिक्कत असेंबल, है कि मैं हम तो इंडियन मेड असेंबल साइकिल चलाता हूँ।
अरे नहीं, सच्ची बात है ये। आप आके देखना रूबिका जी, दिल्ली में भी है, आपके स्टूडियो में भी होगा। लेकिन बात अभी देखिए, 2 या 3 चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। ये बात बिल्कुल है कि मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम का साथ दिया था, क्योंकि वो जर्नलिस्ट बिल्कुल गलत थी और वो हमारे पत्रकारों को नहीं सिखाएगी कि पत्रकारिता कैसे की जाती है। हम मुद्दे पे आते हैं, हम इकॉनमी को डिस्कस कर रहे हैं। पीएलआई स्कीम मैं बिल्कुल मानता हूँ, 1 से सवा लाख करोड़ उसने भारत में निवेश लाया, मैं बिल्कुल मानता हूँ। 2,20,000 करोड़ इस साल में वर्तमान भारत से बाहर गया, और ये सिर्फ यूएस बॉन्ड्स में नहीं गया, ये गया है ताइवान, वियतनाम और साउथ कोरिया में, हमारे नेबरहुड में। ये आप भी जानते, मैं भी जानता हूं। एक उदाहरण के साथ मैं मूल बात पेट्रोल पे आता हूं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ये सरकार ने निकाला, बहुत अच्छा स्कीम था, ताकि हम सोना फिजिकली ना खरीदे। उस सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पे रेट्रोस्पेक्टिवली टैक्स डाल दिया सेकेंडरी मार्केट से सरकार ने। जब आप ऐसी पॉलिसीज करोगे, लोग मुनाफा लेकर चले जाएंगे, वो निवेश वापस नहीं आएगा आपके देश में। वो गलत है और मैं इस पर खड़ा हूं। मैं आता हूं पेट्रोल के बात के ऊपर, जो आज का मुद्दा है। इस वर्तमान सरकार ने 40 लाख करोड़ रुपया कमाया है पेट्रोल से। उसने 3 लाख करोड़ के बॉन्ड चुकाए, फिर भी उसके पास ज्यादा पैसा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उस पैसे से आप राहत दीजिए, मैं ये कह रहा हूं कि सरकार अपने टैक्सेस कम करे और सिटीजन्स को राहत दे। अपनी टैक्सेस अभी वर्तमान सरकार कितनी ले रही है, केंद्र की सरकार, वो अपने टैक्सेस कम क्यों नहीं करते हैं और फ्री के स्कीम्स बंद क्यों नहीं करते? इस चुनाव में रूपिका जी, लास्ट लाइन कहता हूं, भाजपा ने सभी राज्यों में कहा हम फ्री एलपीजी देंगे। तब तो स्टेट ऑफ हुर्मुज बंद था, तब तो ईरान की लड़ाई शुरू हो गई थी। काहे आप कर रहे हो? आप फ्री स्कीम्स देने को, लाड़की बहन देने को हमारे से पैसे ले रहे हो। आप गलत हो, आपकी स्कीम्स गलत है। आप एलपीजी सिलेंडर क्यों दे रहे हो? आप तभी कह देते चुनाव के बाद हमने अजय आलोक की पार्टी की, अजय आलोक की सरकार की स्कीम्स गलत है। हैदराबाद में किसकी स्कीम है? हमारी स्कीम है। हमारी मतलब नहीं, 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी में भी फ्लैट विपक्ष की। रिडक्शन, विपक्ष की, मतलब कांग्रेस की। स्पेशल एक्साइज ड्यूटी को हटाया किसने? तिरुवनंतपुरम यानी केरला। हाँ, सारे प्लीज विपक्ष, टेल मी। नो, विपक्ष विपक्ष। नो। पेट्रोल के दाम सबसे विपक्ष, ज्यादा कांग्रेस जो है। है, हेलो सर, लिसन टू मी। पेट्रोल के दाम इस देश में सबसे ज्यादा 2 राज्यों में है। एक है हैदराबाद में 111.84 राजधानी में, ठीक है। दूसरा है तिरुवनंतपुरम में 111.70। ये दोनों राज्य कांग्रेस के हैं। कीजिए ना, जो भी आप ज्ञान यहां पर दे रहे हैं तहसीन पूनावाला, कांग्रेस को कहिए ना, आप कहें कि I agree with you। मैं कहा व्हाट एग्री विथ यू? हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बनता है जो 5 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल के दाम बढ़ा देता है। आप लोग यहाँ बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आपको भगत सिंह चाहिए सामने वाले घर में। अरे अपने राज्य में करके दिखाइए ना, तब आप लोग निकलिए। राहुल गांधी को कहिए लंबी सा पोस्ट जो है वो करे, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, वहां पर हर सवाल का जवाब दे वो। मैं एक लाइन में इसका जवाब दे देता। 109 मध्य प्रदेश में, 110 राजस्थान में। मैं कहता हूं आप प्लीज कम कीजिए, राज्य सरकार भी कम करे और केंद्र सरकार भी कम करे। लेकिन केंद्र सरकार ने 40 लाख करोड़ कमाया है, सबसे पहले वो कम करे और स्टेट्स को कॉम्पनसेट करे, चाहे भाजपा के स्टेट्स हो या कांग्रेस के स्टेट्स हो। क्यों नहीं करते आप वो पॉलिसी? ये मैं आपको सिंपल कह रहा हूं। क्यों अभी आप कह रहे थे कि निर्मला, आप ही ने पूछा ना। नहीं, अभी आप कह रहे थे निर्मला सीतारामन की बैड पॉलिसीज की वजह से देश अभी गर्त में है। आपके राज्य जहां पर आपकी सरकारें हैं, वहां की जनता को राहत दे दीजिए ना। हु स्टॉपिंग यू फ्रॉम डूइंग दैट? सबसे ज्यादा पेट्रोल के दाम किसी और नहीं, कांग्रेस शासित राज्यों में है। डू इट फर्स्ट ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। आई एग्री, मैं मानता हूं आपकी बात। मैं कहता हूं कि सभी राज्यों को कम करना चाहिए, मैं उसको डिस्प्यूट ही नहीं कर रहा हूं। वो बात तो मैं आपकी मानता हूं। पहले आप अपने राज्यों की बात कीजिए जहां आपकी सरकार है। पहले केंद्र सरकार मैं ये कह रही हूं, आप आज मतलब अगर ये काम आप कर देते, मैं किसी को नहीं बुलाती, आप कटघरे में खड़ा करते अजय आलोक को। अच्छा, मैं इसको रिवर्स करता हूं, मैं रिवर्स करता हूं। हिमाचल प्रदेश में कौन है? जीएसटी में हिमाचल प्रदेश में कौन है? तेलंगाना में कौन है? केरल में कौन है? मुझे ये बताइए, कौन है ये? एक मिनट रूबिका जी, एक लाइन दे दीजिए। आलोक भाई, एक ही लाइन। आप पेट्रोल को जीएसटी में डालिए, 28% कर दीजिए और बीजेपी और कांग्रेस दोनों शासित राज्य इसका बार बार विरोध कर रहे हैं। मैं उस चीज पे बाद में जाऊंगी। डोंट चेंज योर गोल पोस्ट। मैं कह रही हूं पेट्रोल के दाम बढ़े, चिंता हुई आपको, दुख हुआ। आप राहुल गांधी कटघरे में इस प्रेजेंट सरकार को खड़ा कर रहे हैं। अडानी, अंबानी, गल्फ वॉर सबको जोड़ रहे हैं। आई डोंट नो क्या किस आईक्यू लेवल पर ये जोड़ा जा रहा है, पर चलिए जोड़ रहे हैं आप। अब मैं कह रही हूं आपके वश में, बस में जो कुछ है वो तो कीजिए। इन 3 राज्यों में पेट्रोल के दाम बढ़ाना बंद कर दीजिए और जो बढ़े हुए हैं उसको घटा दीजिए।
Will you accept that challenge? Will Congress accept that challenge? Yes, it should do it, and there should be compensation. Why should? Rajat ji? बिकॉज उसका रेवेन्यू केंद्र सरकार देती है राज्य को। ओहो। वो 40 लाख करोड़ कमाए, अच्छा। तो कॉम्पेंसेट कीजिए। अच्छा। और डायरेक्ट बेनिफिट आप कस्टमर्स को दीजिए, या उससे अच्छा। बेटर आप Alright। 28% लगा दीजिए ना जीएसटी सर में। सब ऐसा है तो सब अगर मोदी जी को ही करना है और केंद्र को ही करना है तो ये राज्य की सरकारें भी आप क्यों चला रहे हैं? क्यों चला रहे हैं? दे दीजिए इनको फिर। अरे तो क्यों, है ना? तो कॉम्पेंसेट होगा ना। स्टेट के अर्निंग्स भैया कहां से? क्या- 2 ही जगह, 3 ही जगह रजत से, जी प्लीज अल्कोहल, जवाब, इलेक्ट्रिसिटी और शरद जी भी जवाब पेट्रोल। देना चाह रहे हैं। तो आप कॉम्पेंसेट कीजिए। ऑलराइट, क्विकली रजत जी। नहीं तहसीन भाई, आप कैसी बातें कर रहे हैं? 40 लाख करोड़ आप बार बार इस आंकड़े को रख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मोदी जी की पर्सनल जेब में जा रहा है 40 लाख करोड़। ऐसी बातें नहीं करिए। देखिए, आप जानते हैं कि स्टेट को डिवोल्यूशन होता है वो फाइनेंस कमीशन के माध्यम से होता है। बैठे बैठे थोड़ी ना टीवी डिस्कशन में बात हो जाएगी कि दे दीजिए, सेंटर जो है उठा के स्टेट को दे दे। ऐसे नहीं होता है। आपको मालूम है कि कांग्रेस ने कितना विरोध किया था जब पेट्रोल को जीएसटी के अंडर लाना था। नहीं चाहते हैं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स, स्पेशली ऑपोजिशन की जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, वो चाहती हैं कि उनके पास वैट लगाने का स्वतंत्रता रहे, इसलिए वो कभी भी उसको जीएसटी के अंदर नहीं आने देंगी। और फिर वो बोलेंगे कि फेडरलिज्म का गला घोट दिया भारतीय जनता पार्टी ने। ये सब देखिए, ये सब निरर्थक डिबेट्स हैं। इस समय में मुझे ऐसा लगता है कि जो भी प्राइस अभी इंक्रीज हुआ है पेट्रोल का, आप औसतन देखें विश्व भर में भारत ने सबसे अच्छी तरीके से मैनेज किया है तेल के दामों को। जिस तरह से कुशन दिया है, जो भी, अब अगर वो 1000 करोड़ रुपए तेल की कंपनियों को नुकसान हो रहा है, वो भी देश का ही पैसा है, जो देश की पैसा एक बफर की तरह ग्राहकों के सामने लगा के रखा है। वो बफर हमेशा रहेगा, हो नहीं सकता। कभी ना कभी वो बफर खत्म होगा, वो पैसे दाम और बढ़ेंगे। होने को तो ये भी हो सकता है कि कल ही युद्ध समाप्त हो जाए, तो हम लोग ये सब चर्चा ही नहीं कर रहे होंगे। और होने को ये भी हो सकता है कि युद्ध इस स्तर पे चला जाए कि तेल ही नहीं बचे। तो वो सारी परिस्थितियों को रख के, सारी सिचुएशन की एनालिसिस करके भारत सरकार को पॉलिसी बनानी होती ऑलराइट है। रजत, मैं आपको रोक रही हूं। तहसीन 20 सेकंड और फिर शरद। एक लाइन? हाँ 10 सेकेंड। जिन मुल्कों का जिक्र रजत भाई कर रहे हैं, उन मुल्कों ने कोविड में दाम घटाए थे पेट्रोल के। भारत मात्र एक मुल्क था जिसने कोविड में, जब दाम 0 था बैरल का, प्रति ऑयल बैरल, तब उसने दाम बढ़ाए थे 3 रुपए। तो तब उसने अपने कॉम्पेंसेट क्यों नहीं किए? मतलब आम आदमी को कॉम्पेंसेशन मिलेगा ही नहीं। 40 लाख करोड़ की जो मैं जिक्र करता हूं, वो केंद्र सरकार की अर्निंग्स है, वो डेवल्यूशन के बाद की अर्निंग्स है जो केंद्र सरकार ने कमाया। आप दीजिए ना उसमें से आम आदमी को। आप मुफ्त में एलपीजी और लाड़की बहन क्यों दे रहे हैं? ओके, मिताली जी। सॉरी आई नो शरद जी ऑल्सो वांट्स टू कम इन, बट मैं बस एक आंकड़ा बताना चाहती हूँ। आप अगर पिछले 2-3 साल का बजट देखें, है ना, यूनियन बजट डॉक्यूमेंट, उसमें एक लाइन आइटम होता है एक्साइज ड्यूटी का। और एक्साइज ड्यूटी एक बहुत बड़ा टैक्स है जो कि पेट्रोल और डीजल पे लगाया जाता है। जैसे ही ये क्राइसिस शुरू हुआ, सरकार ने इमीडिएटली एक्साइज ड्यूटी को ऑलमोस्ट 90% रोल बैक कर दिया। इसकी वजह से ऑफ कोर्स हमारे फिस्कल डेफिसिट पर एक हिट आएगा, नियरली 4 लाख करोड़ का ऑफ द ईयर। लेकिन फिर भी सरकार वो कॉस्ट बेयर कर रही है, क्योंकि अगर पेट्रोल प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, सी डेली एक्सपेंस हमारा पेट्रोल का 1600 करोड़ पर डे है। अब इस प्राइस इंक्रीज के बाद वो थोड़ा सा कम होके 1000 करोड़ पर डे है जो सरकार बेयर कर रही है। वो क्यों बेयर कर रही है? क्योंकि अगर आपने बहुत ज्यादा प्राइसेस बढ़ा दी तो इन्फ्लेशन हो जाएगा, कंजम्पशन कम हो जाएगा, जीडीपी स्लो डाउन होगा। ये 4 लाख करोड़ सरकार फिर भी बेयर कर रही है। हाँ। ये एक बहुत ही अच्छी मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट। ट्राइंग टू से मिताली, शरद जी प्लीज अब आप जरा इसे समझाइए कि जो भी पैसा आ रहा है, जो कमाई हो रही है, वो आम आदमी के पास पहुंचने के बजाय वोट बैंक्स को ट्रांसफर हो रही है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि लाडली बहन योजना के पास चली जाती है, दूसरी जो योजनाएं हैं उसमें ये पैसा खर्च हो जाता है, आम आदमी को उसकी राहत नहीं मिल पाती है। दिस इज व्हाट यू मीन टू से तहसीन, है ना? ओके शरद। बिल्कुल शरद। और वही, और उन्हीं 6% लोग जो टैक्स भरते हैं उन पे बार बार जवाब देने दीजिए। 40 लाख करोड़ का बार बार जिक्र आ रहा है। रूबिका, मैं बताना चाहूंगा कि 100 लाख करोड़ से भी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचे पे खर्च हुआ है। आपको अगर आज सड़कें दिखती हैं, एयरपोर्ट्स दिखते हैं, पोर्ट्स दिखते हैं, रेलवे स्टेशन दिखते हैं, जितना भी बुनियादी ढांचे का विकास आपको दिखाई देता है, ये इसी पैसे से हुआ। सरकार ने ये रूट चूज किया कि हम जब दाम कम थे क्रूड ऑयल के, उस समय भी पेट्रोल, ये भी एक इल्जाम लगता है कि जब दाम कम थे तो आप ज्यादा वसूलते रहे। तो इस पैसे का उपयोग वो लोगों के ही बेनिफिट के लिए गया है, पहली बात।
दूसरी बात, अगर 76 दिन तक इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने दाम नहीं बढ़ाए रूबिका, इसलिए नहीं बढ़ाए क्योंकि इनके जो प्रॉफिट रिजर्व्स थे जो इस फालतू आने की वजह से थे, उन प्रॉफिट रिजर्व्स को यूज किया गया, वरना पहले दिन ही बढ़ जाते। तो अगर इसको इतने दिन होल्ड कर पाए तो इसलिए कर पाए क्योंकि इनकी फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ी सी ठीक थी। हालांकि मैं यहां ये कहना चाहूंगा रूबिका कि एक बहुत बड़ा डायलेमा यहां खड़ा हुआ है, वो ये खड़ा हुआ है कि ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, ये शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनीज हैं, इसमें आम निवेशक का भी पैसा लगा हुआ है सरकार के साथ साथ। हाँ। तो ये सोशल सर्विस के लिए काम कर रही है या मुनाफे के लिए काम कर रही है, ये इनको स्पष्ट कर देना चाहिए। तो मैं एक सलाह देना चाहता हूं इस समय सरकार को, वो सलाह यह है कि आप इनके शेयर्स को, डिसइन्वेस्टमेंट को रिवर्स कर दीजिए। अच्छा। आप इनके शेयर्स वापस ले लीजिए, जिससे ये कंपनीज एक तरफ हो जाए, क्योंकि बार बार ये इल्जाम लगता है कि ये सरकार के साथ मिल काम कर रही हैं या ये इंडिपेंडेंट काम कर रही हैं, मार्केट फोर्सेस में काम कर रही हैं। मुझे लगता है इनके शेयर्स वापस लेने चाहिए, ये पूरी तरह से सरकारी कंपनी होनी चाहिए और ब्रेक इवन पे ये काम करें। इनको शेयर मार्केट में हर तीसरे महीने अपने प्रॉफिट डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनको डीलिस्ट करा देना चाहिए, जिससे कि पूरी तरह से जनता के लिए काम करें। इस समय जो संकट है रूबिका, वो संकट पूरे विश्व के सामने है। जब तक लोग इसको ठीक तरीके से समझेंगे नहीं, तब तक आप इससे छटपटाते रहेंगे। ये जो विपक्ष की तरफ से बयान आते हैं, इस बयानों को लोग लपकेंगे, लपक के छटपटाएंगे। मुझे लग रहा है वैश्विक संकट को एप्रिशिएट करते हुए आपको अपने घर के बजट में कटौती करनी चाहिए। जो प्रधानमंत्री जी ने अपील करी थी वो विदेशी मुद्रा भंडार बचाने के लिए थी। मैं अपील करता हूं रूबिका कि आपको अपना घर का बजट महंगाई से बचाने के लिए आपको अपना घर का बजट सब घर वालों को बैठ के साथ में कागज पेंसिल लेके और फजूल के खर्चों को कम करना चाहिए। केवल और केवल इसका यही एक सोल्यूशन है इस समय। वी आर ऑल राइडिंग द सेम बोट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इतनी बातें कर दी हैं, बहुत से लोग आपकी बातों को सुन रहे हैं, सवाल पूछ भी रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये कैसे, मतलब ये कब तक चलेगा, कितना हमें कटौती करने की जरूरत है, क्या आने वाले टाइम में सब कुछ महंगा हो जाएगा? दाल, चावल, रोटी, सब्जी, कहीं जाना आना सब महंगा हो जाएगा। मैं रूबिका मैंने इसको इकोनॉमिक कोविड नाम दिया है, मैं इसको आर्थिक कोरोना कह रहा हूं। पूरी दुनिया में यह फैल चुका है। आपको हैरानी होगी, उन देशों में भी है जो देश इस समय बाहर से तेल नहीं भी आयात करते, वहां तक पहुंच चुका है। पूरी दुनिया में फैल चुका है। इसका कोई समस्या नहीं है, केवल सेल्फ रेगुलेशन ही इसकी समस्या है। एक लिमिट के बाद रूबिका सरकार भी इसमें कुछ नहीं कर सकती है, ये हम सबको समझना होगा। यही इसके पीछे का अर्थशास्त्र है। जितनी जल्दी लोग समझ जाएंगे, आप रो के समझिए, हंस के समझिए, खुश होइए, दुखी होइए, गाली दीजिए, जो मर्जी कीजिए, पर यह कड़वी सच्चाई हमारे सामने खड़ी हुई है। एक आर्थिक कोरोना, इसको मैंने रूबिका नाम दिया है। ओके, अजय आलोक, क्या आप भी इसको आर्थिक कोरोना मानेंगे? कोरोना जैसे ही इस वक्त हालात हैं। रूबिका, सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि कोविड जैसी महामारी से हम निकल गए, तो इस वैश्विक संकट से हम क्यों नहीं निकलेंगे? हाँ। इस वैश्विक संकट से हम क्यों नहीं निकलेंगे? लेकिन मुझे कांग्रेस जैसी पार्टियों पे आश्चर्य लगता है। जब ऑयल फॉर फूड का इराक के साथ डील हुआ था, 500 मिलियन बैरल डॉलर कांग्रेस के पास चले गए थे। वॉल्कर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, तब तेल हंगामा नहीं कर रहे थे। किस मुंह से राहुल गांधी या पूरा गांधी परिवार बोलता है कि ये तेल का क्राइसिस नहीं हैंडल कर पा रहे हैं, इकोनॉमी नहीं कर पा रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आता है। या तो बेसिक IQ लेवल की कमी है या इकोनॉमी का नहीं समझते हैं। आज प्रधानमंत्री की जो 7 अपीलें हैं, मैं कहता हूं कि हर कोई उसको अपना ले, ऑस्टेरिटी मेजर्स ले, जैसा कि सब लोग कह रहे हैं, हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप जहां पे कार पूलिंग करना शुरू कीजिए, आप EV का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए, LP की जगह आप इंडक्शन कुकिंग स्टोव यूज करना शुरू कीजिए। द होल पॉइंट इज, जब तक इस युद्ध का सोल्यूशन नहीं निकलता है, हमें अपने फॉरेन एक्सचेंज को बचा के रखना है। क्यों बचाना है? क्योंकि इस वैश्विक समस्या में हमारा एक्सपोर्ट भी प्रभावित हो रहा है। जब एक्सपोर्ट प्रभावित होगा तो नेचुरल है कि हमारा फॉरेन रिजर्व कम होगा, तो उसको हमें बचा के रखने की जरूरत है। करंट CAD, जिसको करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं, वो ऑलरेडी हमारा 1.4% पे है ना, वेरी कंफर्टेबल पोजीशन। जब हमने सत्ता ली थी तब 4.6 था। हम लोग बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में, रेजिलिएंट इकोनॉमी में, हम लड़के निकलेंगे। मेरे पास कुछ ही सेकंड्स बाकी है, मैं चाहती हूँ 30 सेकंड में आप अपना आखिरी कमेंट दे दें। मिताली, आखिरी कमेंट यही है रूबिका कि
एट द एंड ऑफ द डे हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को प्रायोरिटाइज करना है। अगर हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जाना है तो हमें गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट उसमें चाहिए होगा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में। अगर हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करना है, मेट्रो तक पहुंचने के लिए हमें बसेस की आवश्यकता है, ई बसेस को हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, वॉकिंग, साइकिलिंग, इस सबको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। अगर हमें महिलाओं को सपोर्ट करना है, वहां पे सब महिलाएं ही हैं जिनकी सबसे ज्यादा नौकरियां आज जा रही हैं या जा सकती हैं, तो आप एक कैश सपोर्ट स्कीम दीजिए महिलाओं को जो एमएसएमई में है, एमएसएमईज और वो स्टार्टअप्स तो को दे रहे हैं आप मिताली, capital दीजिए। लेकिन कुछ आपके पॉइंट्स हैं जो मुझे लगते हैं कि वो इम्पोर्टेंट है। सरकार चाहती है कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा वैसी हो कि इस्तेमाल की जा सके, धक्के ना खाने पड़ जाए। फिलहाल मेरे पास वक्त की कमी है, आई एम सॉरी रजत एंड तहसीन, आपका रुख नहीं कर पाई हूँ, लेकिन आने वाले दिन थोड़े संकट भरे हैं, इसीलिए इसका ख्याल रखना जरूरी है। शुरुआत घर से होगी।